हेलो नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करते हैं कि भारत की जो प्राचीन धम्मा लिपि थी या ब्राह्मी लिपि, इसको सर्वप्रथम किसने डिकोड किया। तो ये जानते हैं कि ये हमारे देश भारत के ही थे या कोई विदेशी था। इसकी अनसुनी ऐतिहासिक दास्तान का हम संक्षिप्त विवरण देते हैं कि अंग्रेजी शासन जब था हमारे देश में, तो अंग्रेज सैनिक थे, वो जब बाहर निकला करते थे तो अपने साथ में एक विद्वानों का दल भी अपने अभियान में शामिल किया करते थे, क्योंकि जिससे वो किसी भी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से कर सकें और उसकी सत्यता की जांच भी कर सकें। इसी सोच के साथ वो निष्पक्ष सत्यता के साथ जांच कर पाए। 17वीं शताब्दी तक पूरे भारत में जगह जगह अनगिनत चीज़ों के अवशेष बिखरे हुए थे, जो किसी अंधेरी दुनिया में गुमनाम हो चुके थे और अपनी खोई हुई पहचान को सदियों से पुनः जीवित करने के लिए भारतीय समाज से आस लगाए हुए इंतज़ार कर रहे थे। इनके तमाम जो अपने आप को महान विद्वान कहा करते थे, वह उनमें से कुछ अवशेषों व कुछ जगहों को तरह तरह की काल्पनिक कथा कहानियों के साथ जोड़ा करते थे। जैसा कि हम भारतीयों को पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ी हुकूमत या अंग्रेज़ी शासन की शुरुआत 17वीं शताब्दी से हुई है। ऐसा नहीं कि इससे पहले के मुग़लों या अंग्रेज़ों ने इसे जानने और समझने की कोशिश नहीं की थी। उनके अंदर भी इन सभी चीज़ों को जानने की बहुत जिज्ञासा रही थी। इन अवशेषों के बारे में जिसका प्रमाण मुग़ल शासक फिरोज शाह तुगलक ने टोकरा कलाम स्थित स्तंभ को अपने किले दिल्ली में स्थापित करवाया था। स्वयं को विद्वान पंडित कहने वाले मुग़लों के चाटुकार और अंग्रेज़ों के चाटुकारों ने इसे पहले भीम की लाठी या गदा कहा था और नासिक की बौद्ध गुफाओं को पांडव गुफा के नाम से प्रचारित और प्रसारित कर रखा था, जिनके ऊपर तरह तरह की काल्पनिक कथा कहानियाँ बनाई गईं और सम्राट अशोक के शिलालेख या अभिलेखों को भी स्तंभ लेख जो थे उनको भीम की गदा बताया। इस प्रकार भारतीयों की प्राचीन विरासत पर कई सदियों से अतिक्रमण कर उस पर अपना अधिकार समझकर कब्जा किए हुए थे। तभी उस समय इसका पुनरुत्थान करने के लिए एक महान व्यक्तित्व का धनी महान विद्वान का जन्म 20 अगस्त 1799 ईस्वी को ब्रिटेन लंदन में होता है, जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था। और जेम्स प्रिंसेप ही वो ऐसे पहले महान विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्राचीन लेखों को पहली बार डिकोड किया और गुमनाम अंधेरी दुनिया में खोए हुए बौद्धकालीन भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित किया। जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन भारत के पुरातात्विक और ऐतिहासिक संशोधन की नींव डाली। इसीलिए जेम्स प्रिंसेप के बाद भारतीय और विदेशी विद्वानों के सखोल अध्ययन के कारण भारत के मान्यतावादी इतिहास की धज्जियां उड़ गईं और भारत को
संपूर्ण विश्व जगत में बौद्ध राष्ट्र की पहचान मिली। इसीलिए आज भारत संपूर्ण विश्व में एक बौद्ध राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे अब हम जेम्स प्रिंसेप के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जॉन प्रिंसेप और सोफिया एलिजाबेथ के 7वें बेटे जेम्स प्रिंसेप थे। जॉन प्रिंसेप 1771 ईस्वी में लगभग बिना पैसे के भारत चले आए थे और एक सफल इंडिगो प्लांटर यानी नील बोने वाले व्यापारी बन गए थे। वह 1787 ईस्वी में 40,000 पाउंड के साथ इंग्लैंड लौट आए और खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारी के रूप में अपने आप को स्थापित किया। जॉन प्रिंसेप बाद में इंग्लैंड की संसद के सदस्य भी बने। उनके भारत में अच्छे संबंधों के कारण उनके सभी बेटों और जेम्स प्रिंसेप सहित उनके परिवार के कई सदस्य भारत में विभिन्न उच्च पदों पर पहुँचे। जेम्स प्रिंसेप शुरू से क्लिफ्टन स्कूल में पढ़ने गए थे, लेकिन घर पर अपने बड़े भाई और बहनों से अधिक सीखा। उन्होंने डिटेल ड्राफ्टिंग और मैकेनिक इन्वेंशन में काफ़ी प्रतिभा दिखाई और वास्तुकला का भी अध्ययन किया। हालांकि संक्रमण होने के कारण उनकी आँखों की रोशनी कम हो गई, जिसकी वजह से वह अपने पेशे वास्तुकला को अपनाने में असमर्थ रहे। उनके पिता भारत में निरीक्षण विभाग के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्हें रसायन विज्ञान में प्रशिक्षित करने के लिए भारत भेजा। इसके लिए जेम्स प्रिंसेप ने लंदन के रॉयल मिंट में निरीक्षण मास्टर रॉबर्ट विंगले की निगरानी में प्रशिक्षण भी लिया। प्रिंसेप ने कलकत्ता में एक परख मास्टर के रूप में पद पाया और 15वीं शताब्दी में 15 सितंबर 1819 को अपने भाई हेनरी के साथ भारत पहुँचे। कलकत्ता में 1 साल के अंदर ही उन्हें उनके वरिष्ठ प्रख्यात भाषाविद होने के समेत होरेल्समैन विल्सन ने उन्हें परख के रूप में काम करने के लिए भेजा। वह 1830 तक बनारस में रहे। फिर वह डिप्टी एसए मास्टर के रूप में कलकत्ता वापस चले गए। परख मास्टर के रूप में उनके काम में उन्हें कई वैज्ञानिक अध्ययन में काम करने के लिए प्रेरित किया और सन 1828 ईस्वी में लंदन के रॉयल सोसाइटी के कारण उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलोशिप के रूप में चुना गया। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस में वास्तुकला के बारे में रुचि लेना जारी रखा। उन्होंने कई मंदिरों की वास्तुकला का अध्ययन और चित्रण किया। जेम्स प्रिंसेप की मुख्य आदतें। जेम्स प्रिंसेप की पहली रुचि सिक्कों में भी थी, जो कि कुषाण काल के साथ साथ पहले के भी सिक्के थे जो पंच चिन्हित थे। प्रिंसेप ने सिक्कों को 3 भागों में विभक्त किया, जैसे कि नंबर 1 पंचमार्ग कॉइन, नंबर 2 ट्राई स्ट्रम कॉइन और नंबर 3 कास्टम कॉइन। एशियाटिक के जनरल के संपादक के रूप में काम भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पूरे भारत से सिक्कों और शिलालेखों की प्रतियां प्रकाशित करने के लिए आने लगी। जेम्स प्रिंसेप से पहले सिक्कों और अभिलेखों की लिपि को पढ़ने का प्रयास अनेकों विद्वानों के द्वारा किया गया। पहला प्रयास जो था 1830 ईस्वी में नॉर्वेजियन विद्वान क्रिस्टन लेसेन के द्वारा किया गया था। उन्होंने कई धम्म लिपि के अक्षरों को सही ढंग से पहचानने के लिए इंडो यूनानी राजा एगाथ
स्कल्स और पेंटालियंस के द्विभाषी ग्रीक और धम्म सिक्कों का अध्ययन किया था। एक और विद्वान थे स्टीवेंसन, जिन्होंने सन 1836 ईस्वी में ही दीवान पीएन पियदसी को द्वादार पिए पढ़ा। कम से कम गलत ही पढ़ा, सही उन्होंने पढ़ने का प्रयास तो किया। अपने भारत के धूर्त महान पंडित विद्वान जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, वो अपने आप को बताने वालों ने तो कभी भी इसे पढ़ने या डिकोड करने का प्रयास ही नहीं किया। जेम्स प्रिंसेप ने देखा कि भारत में एक समान लिपि में लिखे हुए तमाम स्तंभ और चट्टानों पर लेख अलग अलग भारत के क्षेत्रों में कई जगह से मिले हैं या उनके मिलने का सिलसिला जारी है, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि कोई महान ऐसा सम्राट राजा अपने संदेशों को अपने पूरे साम्राज्य के कोने कोने तक फैलाना चाहता था, जिसे अभी तक कोई पहचान या पढ़ नहीं पाया। जेम्स प्रिंसेप ने देखा, भारत की सभी भाषाओं को अच्छी तरह से समझा और उन्हें फिर बाद में डिकोड किया। उसके बाद कुछ सिक्कों और सिलसिलों को भी पढ़ा और डिकोड तैयार किया और सबका एक डेटाबेस तैयार किया। जेम्स प्रिंसेप काफ़ी दिनों तक उस उपलब्ध डेटाबेस का मिलान करते रहे और सन 1837 ईस्वी में अंततः जेम्स प्रिंसेप ने उस प्राचीन भारतीय धम्मा लिपि को डिकोड कर ही लिया, जिसे आज लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं। लेकिन जेम्स प्रिंसेप अब तक इन शिलालेखों की भाषा नहीं समझ पाए थे। जेम्स प्रिंसेप के अनुसार ब्राह्मी लिपि के प्राचीन व्यंजन और उनका आधुनिक देवनागरी तक का विकास मार्च 1838 ईस्वी में जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉल्यूम 9 पार्ट 2 में प्रकाशित हुआ। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम दानम पढ़ा, उसके बाद दीवान पीएन पियदसी पढ़ा, लेकिन जेम्स प्रिंसेप को यह दीवान पीएन पियदसी कौन था यह समझ में नहीं आ रहा था, जो कि दान देने की बात करता है। फिर बाद में प्रिंसेप ने अनुमान लगाया कि दीवान पीएन पियदसी मानव मार्गदाता कारुणिक तथागत बुद्ध का नाम है। लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि बुद्ध तो एक मुनि थे, ना कि राजा थे, जबकि आगे राजा लिखा हुआ है। उस समय में भी विदेशी लोग भारत को बौद्ध भूमि ही मानते थे, लेकिन भारत के कुछ विशेष ब्रह्मवंशी लोगों के द्वारा मार्गदाता तथागत बुद्ध के धम्म को खत्म कर ही दिया गया था। तभी प्रिंसेप ने सोचा कि श्रीलंका के राजा तिस हैं, जो दीवान पीएन पियदसी की उपाधि धारण करते थे। तभी उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि श्रीलंका के राजा के इतने शिलालेख भारत में कैसे आए। जरूर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। उसी समय में उनके एक और जो सहयोगी थे, वो श्रीलंका में पाली भाषा का अध्ययन कर रहे थे, जिनका नाम रिसर्च ऑफ जॉर्ज
टर्नर रिसर्च ऑफ जॉर्ज टर्नर था। तो रिसर्च ऑफ जॉर्ज टर्नर वह श्रीलंका पर आधारित महान एक ग्रंथ है दीपवंश, उस पर अध्ययन कर रहे थे और उसका ट्रांसलेशन भी कर रहे थे। दीपवंश में लिखा है कि कुछ बौद्ध भिक्षु भारत से सीलोन आए थे। उन्हें एक महान सम्राट राजा ने आज्ञा दी थी, जो खुद को देवान पियेन पियदसी के रूप में संदर्भित करता है। राजा ने बौद्ध मार्ग अपना लिया है, अपने पुत्र और भिक्षु संघ को सीलोन भेजा है। दीपवंश में यह भी लिखा है कि बुद्ध के 218 वर्षों के बाद पियदसी सम्राट का राज्याभिषेक भी हुआ था, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक का है। इस प्रकार भारत के उस महान प्रतापी महान सम्राट अशोक को जेम्स प्रिंसेप ने खोज निकाला, जबकि यहाँ के धूर्त मूर्खों ने मार्गदाता बुद्ध के धम्म और प्राचीन बौद्ध सम्राटों का नामो निशान लगभग खत्म ही कर दिया था और अपनी कथा कहानियाँ तमाम तरह की काल्पनिक लिख कर प्रचारित और प्रसारित कर रहे थे, जो काल्पनिक और बिना सिर पैर की होती हैं, जिनका कोई बेस आधार ही नहीं है। भारतीय लेखन का संग्रह का विचार सबसे पहले प्रिंसेप द्वारा ही दिया गया था या सुझाया गया था, और यह कार्य औपचारिक रूप से सन 1878 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। जेम्स प्रिंसेप ने अफ़गानिस्तान के शुरुआती इतिहास में कई काम किए, जो उस देश में पुरातात्विक खोजों को छूते थे। महान सम्राट अशोक के कुछ स्तूप खोजे। दूर उत्तर पश्चिम में एक अज्ञात लिपि में मिली, जिन्हें खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। जेम्स प्रिंसेप की अंतिम उपलब्धि खरोष्टी लिपि ही थी। ऐसा कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप सन 1837 ईस्वी के बाद अपने बार सिर दर्द और बीमारी के कारण पढ़ाई से दूर रहे और 22 नवंबर सन 1838 ईस्वी में वो पुनः अपने देश लंदन वापस लौट गए और 22 अप्रैल 1940 ईस्वी में अपनी बहन सोफिया हेल्दी के घर पर अंतिम सांसें ली। जब इसकी खबर भारत में आती है तो उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए। एशियाटिक सोसाइटी में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई। हुगली नदी के तट पर एक प्रिंसेप घाट उनकी स्मृति के रूप में कलकत्ता के नागरिकों के द्वारा बनवाया गया है और उनके काम की सराहना करते हुए 1839 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक बोटानिस्ट सर जोहन फॉर्बेस रॉयल ने एक पौधे का नाम प्लांट प्रिंसेप रखा। सर जेम्स प्रिंसेप रिसर्च में इसका नाम एंशिएंट इंडिक स्क्रिप्ट प्राचीन भारतीय लिपि करके वर्णन किया गया है। लेकिन जब उन्हें
महान सम्राट अशोक के बारे में पता चलता है तो उन्होंने इसे अशोकन स्क्रिप्ट कहा है, ना कि ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि तो यहाँ के कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने अपने आप प्रचारित और प्रसारित करना शुरू किया है, लेकिन जब हम सम्राट अशोक के स्तंभ लेखों में देखते हैं तो वहाँ पर महान सम्राट अशोक ने इसे धम्मा लिपि कह करके अंकित किया है। जेम्स प्रिंसेप सर का यह जो स्वास्थ्य है सही होता तो आगे चलकर वो खुद इसे धम्मा लिपि ही घोषित करते हैं। बाकी आप सभी लोग भी इसे सुनकर समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।